Hello everyone, welcome back to Rebind AI channel. I am Krishna और आज हम करने वाले हैं सेशन 3 हमारी एक्स एआई की सीरीज का जो कि हमारा लास्ट सेशन है। पिछले दो सेशंस में हमने ये देखा था कि ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है, एक्स एआई टेक्सोनॉमी क्या है एंड हमने लाइन और शैप सीखा। और आज हम दो बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। So the first one is counterfactual explanations, यानी एक और पावरफुल XAI टेक्निक जो थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोचा जाता है। और दूसरा हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबल एआई, जहाँ हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेबिलिटी के आगे भी एआई को फेयर और अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक क्विक रिकैप लेते हैं हमारे पास्ट सेशंस का। हमने सेशन 1 और सेशन 2 में क्या किया इन अ शॉर्ट, विद इन लाइक 30-40 सेकेंड्स। यस, तो सेशन 1 में हमने फाउंडेशन कवर किया था, यानी हमने देखा था ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या है और एक टेक्सोनॉमी बनाई जिससे हम किसी भी एक्सएआई टेक्निक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और सेशन 2 में हमने लाइम और शेप देखा था, जिसमें लाइन ने हमें फास्ट लोकल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस दिए थे, जैसे कि एक सिंपल सेरोगेट मॉडल के थ्रू। एंड शैप ने हमें रिगरस गेम थियरी बेस्ड फीचर एडिशन दिया था, दोनों लोकल और ग्लोबल व्यूज के साथ। यस, अब दोनों टेक्निक्स का कॉमन पॉइंट ये था कि दोनों बताते हैं व्हाई ये डिसीजन आया। यस, वाई यानी क्यों ये डिसीजन आया, ये हमें दोनों टेक्निक्स बताते हैं। सो आज हम एक नया एंगल देखेंगे, दैट इज व्हाट वुड यू नीड टू चेंज, यानी डिसीजन अलग कैसे हो सकता है। यस, सो हमने पार्ट 1 टू पार्ट 4 यहाँ पे कवर किया हुआ है। वाई एक्सप्लेनेबिलिटी मैटर्स, एक्सएल लैंडस्केप, लाइन शेप, ये सब कवर किया हुआ है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे पार्ट 5 एंड पार्ट 6, दैट इज काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ओके, इस तरह से हमारा ये सीरीज कंप्लीट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स स्टार्ट विद सेशन। चलिए अभी मिलते हैं हमारी थर्ड एक्सएआई टेक्निक से, दैट इज काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस। ये सबसे ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली टेक्निक है जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, बिल्कुल इंट्यूटिव, बिना किसी एमएल बैकग्राउंड के भी समझ आता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो इस कंसेप्ट को ना समझते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। लेट्स से अब तक हमने जो भी सीखा है, लाइम और शैप दोनों बताते हैं कि क्यों ये डिसीजन आया। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाई, है ना। पर कॉन्ट्रैक्ट बट काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस एक डिफरेंट और ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। सबसे छोटा चेंज क्या होता है जिससे ये आउटकम चेंज हो सकता है। ठीक है, it asks the question, what is the smallest change that would have flipped the outcome? Yes. So let's understand this with an example. सोचो कि एक कस्टमर का लोन रिजेक्ट हो गया। काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन बोलेगा आपका लोन रिजेक्ट हुआ है अगर आपकी मंथली इनकम रुपीज लेट्स से 8,000 से ज्यादा होती तो ये अप्रूव हो जाता, राइट। मतलब आपकी अगर इनकम 8,000, थोड़ी थोड़ी 8,000 ज्यादा हो जाती, मतलब आपकी जो करंट इनकम है प्लस 8,000, तो आपका शायद एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता, राइट। देखो, इसमें कहीं भी फीचर वेट या कोएफिशिएंट जैसा टेक्निकल जार्गन नहीं है। एक नॉर्मल इंसान भी इसे तुरंत समझ सकता है, राइट।
लाइक ओ मुझे तो इनकम बढ़ानी है, ये एक्शनेबल है। ओके, सो अब एक अच्छी काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए तीन प्रॉपर्टीज जरूरी होती है। सो द थ्री प्रॉपर्टीज आर proximity, sparsity and plausibility. सो proximity क्या करता है? वो सजेस्टेड चेंज जितना हो सके छोटा होना चाहिए, पूरी जिंदगी बदलने को नहीं बोलना चाहिए। यानी the suggested change should be as small as possible. Okay. Then comes sparsity. Change as few features possible, not everything at once. Okay. अगर सिर्फ एक चीज बदल के काम बन जाए तो पांच चीजें बदलने को क्यों बदलना है, राइट? वो पांच चीजें बदलने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। नेक्स्ट कम्स प्लॉजिबिलिटी। सजेस्टेड सिनेरियो रियलिस्टिक होना चाहिए, फैंटेसी नहीं। जैसे अगर आपकी एज 10 साल की है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एज 10 साल कम होती, ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये एक बार काउंटर फैक्चुअल, एक तो ये बेकार काउंटर फैक्चुअल है। ओके, so now it's time to generate counterfactuals using Colab. So हम लोग Colab को we will switch to Colab. Okay. हम यहाँ पे वही लोन वाला डेटा सेट यूज करेंगे, द सेम विच वी हैव यूज्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस। और यहाँ पे हम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, जो हमने सेशन 1 और 2 में ही यूज किया था। और यहाँ पे हम डाइस लाइब्रेरी यूज करेंगे, जिसका मतलब है डाइवर्स काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्विच टू कोलैब। So this is our collab notebook. Let's just open our older one so that we can copy paste the data. So I'm just copying this, and let's switch back and paste it over here. Then we'll run it. Let's just rename this. Yes, so ये रन हो गया। ये हमारा रैंडम क्लासिफायर दिखा रहा है, रैंडम फॉरेस्ट का, जो हमने यूज किया था। सो अभी सबसे पहले हम we will be installing our dice का library. So let's write pip install dice क्या है? ये एक्चुअल नेम, एक्चुअल पैकेज है, नेम ऑन py.py, दैट इज ओके। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, डाइस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। ये ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ओके, और डाइस स्टैंड्स फॉर डाइवर्स काउंटरफैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस। ओके, so now let's write the further code. Now enter m equals to dice ml dot model, model equals to rf model, backend equals to skloan,
exp equals to dice ml dot dice. Yes. Method equals to random. ठीक है. So अभी यहाँ पे हमने क्या किया? Yes, let's understand it. So यहाँ पे ये लाइन हमने कोड लिखी है क्योंकि DICE needs to understand your data set's shape before it can generalize realistic counterfactuals. Okay, so you are telling it three things, that is data frame equals to DF. It means the full data frame, including the target column, that is your loan approved, not just X. Okay. This is different from how you pass data to Lime and Stack, where you only read features. ठीक है. Now यहाँ पे we have written continuous features and बाद में ये bracket है. So this means this tells DICE which columns are numeric or continuous, and this matters because DICE needs to know it can propose values like income for continuous features, but for categorical features like, for example, city, it would only ever propose values that actually exist in your data. Okay, so yes, then here we have written dice ml.model. This statement, ये क्या करता है? It wraps your already trained random forest. So dice knows how to call dot predict. ठीक है. So यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा रैपर में पूरा डेटा फ्रेम देते हैं, बताते हैं कि कौन सी फीचर्स कंटिन्यूअस है और टारगेट कॉलम, राइट. ये हमने यहाँ पे देखा. एंड दिस इज योर मॉडल रैपर, यानी अपना ऑलरेडी ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट रैप कर देते हैं और लास्ट में इन दोनों को कंबाइन करके एक एक्सप्लेनेबल बना लेते हैं. ठीक है, सो ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है. मेथड रैंडम का मतलब है डाइस रैंडम तरीके से पॉसिबल आंसर्स सर्च करेगा. ओके, so now let's run this. Now let's pick a borderline for rejected customers. Okay, so let's start writing. Yes, so हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं ये? This sentence returns probabilities for both classes, rejected and approved, for every test row as a column, as a two column array. Okay, और हमने यहाँ पे लिखा है colon comma 1. ये क्या करता है? It slices out just the second column, that is the probability of approved class. ठीक है, उसके बाद we have written rf model dot predict x test. ये क्या करता है? The model's final hard decision, that is 0 or 1 for every test row using the default 0.5 threshold. Okay, अब आगे लिखिए. और yes, now we'll be finding rejected customers whose approval probability is closest to 0.5, that is borderline cases. ठीक है,
So let's write the code for it. Whose approval probability is closest to zero point 0.5, which is a that is according to a borderline cases. Yes. So let's say rejected borderline equals to X test rejected mass um, dot assign approval probability equals to probs rejected mass. Now here, see what we have done. यहाँ पे हमने boolean filter यूज किया है. Rejected mass equals to breads equals to equal to 0. ठीक है. और हमने उसको like this is true for every row the model rejected and false otherwise. ठीक है. And then यहाँ पे you can see we have written X test rejected mask dot assign wala statement. It keeps only the rejected customers and adds a new column showing how close each rejected customer was to being approved. ठीक है. And then we have here written dot sort values. Uh, it sorts so the customers closest to the zero point 0.5 boundary appears first, and this makes the best example. Okay. Now, why this matters? If we picked a customer who was rejected with, say, 5% approval probability, DICE might have to suggest a huge unrealistic change to flip them. Picking a borderline case that is approximately equal to 49% of probability means the smallest change that flips the outcome will also be small and believable. Okay, which is exactly the point we are doing over here. That is the proximity property from our slide 5. Okay, so यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं इन शॉर्ट हम ऐसा एक कस्टमर ढूंढ रहे हैं जो रिजेक्शन के एकदम बाउंड्री पे आता है मतलब जिसका अप्रूवल चांस 50% के बहुत करीब था ठीक है सो नाउ यस ये लेट्स रन दिस यस सो हमने ये सेल को रन किया सो सी देखो यहाँ पे ये कस्टमर है आप देख सकते हो इनकम एज क्रेडिट स्कोर एग्जिस्टिंग लोन्स अप्रूवल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है 0.495 0.495 0.490 0.49 0.47 ठीक है सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका अप्रूवल प्रोबेबिलिटी लगभग 49% के आसपास है यस यानी ये बहुत क्लोज था ये ऐसे कस्टमर्स के लिए एक छोटा सा चेंज ही काफी होगा उनका डिसीजन फ्लिप करने के लिए और यही हम अभी दिखेंगे ठीक है आगे हम देखने वाले हैं सो नाउ we will be generating our counterfactual in our next code cell okay generate
counterfactuals. Okay, let's say customer let's say for customer index इक्वल्स टू 360 आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास है 360 लिखा हुआ इक्वल्स टू 360 query instance equals to x test customer index. Yes, equals to x test dot loc. आगे हम लिखेंगे प्रिंट ओरिजिनल कस्टमर प्रोफाइल. Yes, that is currently rejected. Print query instance. उसके बाद cf equals exp dot generate counterfactuals जहाँ पे query instance total cfs equals to we will be taking it 3. Desired class is opposite and yes, let's add one more thing. Comma features. Then cf dot visualize state of tree. Yes, so अब यहाँ पे हमने क्या किया आई गेस आपको समझा होगा. यहाँ पे हमने लिखा है xtest dot loc customer index. ये क्या करता है दिस नोट द डबल ब्रैकेट्स. यस, आपने यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स नोट किए. This keeps the result as one row data frame instead of plain series. Okay, which is the format of dice expects. और यहाँ पे हमने लिखा है आगे आप देख सकते हो we have written yes exp dot generate counterfactuals. ये क्या करता है the actual counterfactual search that is 4 argument matters here. The first one is query instance, that is the customer we want an explanation for. Second one is total cf equals to 3, that is generate 3 different valid alternatives that is diverse in dice names. Okay, and उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है desired class equals to opposite. Since this customer was rejected, opposite means dice will search for changes that flip the prediction to approved class. ठीक है,
और फीचर्स टू वेरी में मैंने इनकम लिखा है. दिस इज अ टीचिंग सिंप्लीफिकेशन, लाइक बाय डिफॉल्ट डाइस इज अलाउड टू चेंज एनी फीचर. ठीक है. और यहाँ पे यू कैन सी वी हैव रिटर्न cf डॉट विजुअलाइज. ये क्या करता है, इट रेंडर्स अ क्लीन बिफोर एंड आफ्टर टेबल. ठीक है. और यहाँ पे हमने लिखा है शो ओनली चेंजेस इक्वल्स टू ट्रू. और it blanks out any feature that didn't change, so your eyes go straight to what actually matters. ठीक है. And here only the income column will show real numbers, everything else will show blank. ठीक है. So now let's run this. So this is how the result looks. Yes. Original customer profile currently rejected, income, age, credit score. ठीक है. Then you can see here, ये यहाँ पे नंबर्स उन्होंने जो भी दिए हैं. क्वेरी इंस्टेंस ओरिजिनल आउटकम 0. इसके बाद यू कैन सी यहाँ पे डाइवर्स काउंटर फैक्चुअल, न्यू आउटकम इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो इनकम का यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो. समझा आपको ये यहाँ पे. सो हियर वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज. यहाँ पे लोन तो अप्रूव दिखा रहा है बट इनकम प्रिंट नहीं हो रहा है. सो let's just write another code for it. Sometimes that doesn't work. cf.visualize as data frame. Okay. cf tm equals cf dot cf final counterfactuals original income equals to query instance income dot value 0. तब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे we have written cfdf equals to cf.cf examples less 0. So dice results object can technically hold explanations for multiple query instances at once. And here 0 grabs the results for our single customer. ठीक है. And final cfdf, this is used the raw pandas data frame of the 3 counterfactuals without the dashes formatting. uh, every column has a real value, even the unchanged ones. This is more reliable to work with in plain print statements. Okay. और फिर हमने यहाँ पे लिखा है क्वेरी इंस्टेंस इनकम डॉट वैल्यूज और ब्रैकेट में 0 डाला है. ये क्या करता है, पुल्स आउट द ओरिजिनल इनकम एज अ प्लेन नंबर. सो वी कैन डू मैथ ऑन इट. ओके. उसके बाद लेट्स हैव अ प्रिंट स्टेटमेंट.
रिजेक्टेड। बैक स्लैश एन यूज करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको हम क्यों यूज करते हैं बैक स्लैश एन। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई। सो अभी हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हमने क्या किया? यस, the for I row in CFD iteration rows, ये क्या कहता है? Loop walks through each of the three alternatives and prints a plain English sentence for each. No special notebook rendering required. So it's say, okay. So now let's run this. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑप्शंस दिए हैं कि हमारा इनकम कितना इंक्रीज कर सकते हैं हम। सो इंस्टेड ऑफ 6760714 अगर हमारा ये इनकम हो सकता है ये दैट इज दिस मच मोर देन द दिस इनकम, तो लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। सो यहाँ पे आप ये याद रखो हमने यहाँ पे सिर्फ जानबूझकर सिर्फ इनकम को चेंज होने दिया है सो दैट ये क्लीन रहे, हमें थोड़ा समझ में आए। और रियल प्रोजेक्ट्स में आप डाइस को मल्टीपल फीचर्स चेंज करने भी दे सकते हो लाइक पर तब रिजल्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो क्योंकि हर काउंटर फैक्चुअल में अलग अलग फीचर्स का कॉम्बिनेशन बदल सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्विच टू आवर स्लाइड। Yes, so now let's move further. So अब हम रिस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर बात करेंगे जिसमें एक्सप्लेनेबिलिटी सिर्फ एक पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके 5 पिलर्स है। सो यस, सो फर्स्ट पिलर इसका है फेयरनेस, यानी सिस्टम्स किसी भी ग्रुप को उनके जेंडर, रेस या एज जैसे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स की वजह से सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेज नहीं करना चाहिए। Second is accountability. There is a clear named owner responsible for what the system decides and for fixing it when it's wrong. यानी किसी भी डिसीजन के पीछे एक क्लियर नेम्ड ओनर होना चाहिए जो जवाब दे, लाइक जवाबदार रहे और जब भी गलती हो तो उसे फिक्स भी करे। ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी. Decisions are explainable and the system is auditable. This is where SHAP, LIME, and counterfactuals lie. Decisions explainable होने चाहिए, system auditable होना चाहिए। यही है जहाँ SHAP, LIME और counterfactuals काम आते हैं। Okay. And next is privacy and safety. यूजर का डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए और सिस्टम को अनयूजुअल एज केस इनपुट्स पे भी रिलायबली काम करना आना चाहिए। ठीक है। सो हमने जो 3 टेक्निक्स सीखे थे दैट वाज लाइक वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी पिलर को एड्रेस करते थे। यस, बाकी 4 पिलर्स के लिए अलग अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है।
सो चलिए अब देखते हैं बायस एक्चुअली एआई मॉडल्स में आता कहाँ से है। यस, सो द फर्स्ट वन इज कॉमन सोर्सेस ऑफ बायस। हिस्टोरिकल बायस जो ट्रेनिंग डेटा में पहले से ही पेक्ड होता है। सैम्पलिंग बायस जब डेटा में कुछ ग्रुप्स अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे लेबल बायस जब ग्राउंड ट्रूथ खुद इम्परफेक्ट होती है। और प्रॉक्सी वेरिएबल्स जैसे जिप कोड जो साइलेंटली किसी एक रेस या इनकम का प्रॉक्सी बन जाता है बिना किसी को रियलाइज किए। The second one is fairness matrix practitioners use. So इसमें भी तीन चीजें हैं, डेमोग्राफी पैरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलाइज्ड ऑड्स। डेमोग्राफिक पैरिटी में क्या होता है, सभी ग्रुप्स के अक्रॉस पॉजिटिव आउटकम रेट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, सभी ग्रुप्स के अक्रॉस ट्रू पॉजिटिव रेट्स इक्वल होने चाहिए। एंड इक्वलाइज्ड ऑड्स में क्या होता है, दोनों ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप इसे ब्यूटीफुली समझ सकते हो। लाइक एक्स ए आई यहाँ कैसे हेल्प करता है। शैप और लाइन लिटरली दिखा सकते हैं जब कोई सेंसिटिव या प्रॉक्सी फीचर डिसीजन को ड्राइव कर रहे हो, राइट। तो ये मॉडल बायस्ड है क्या, ये अब एक गेस नहीं, एक इंस्पेक्टेबल वेरीफाइबल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सो चलिए अब देखते हैं दुनिया भर में गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स इस टॉपिक को कैसे देख रहे हैं। यस, सो फर्स्ट वन इज ईयू एआई एक्ट, एक रिस्क बेस्ड और रेगुलेशन जो 2024 में इफेक्ट में आया था। एंड हाई रिस्क एआई सिस्टम्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन ऑब्लिगेशंस 2026 तक फेज इन हो रहे हैं। कुछ डेडलाइंस रिसेंटली एडजस्ट भी हुए हैं, राइट। द सेकेंड वन इज जीडीपीआर आर्टिकल 22. It gives EU individuals a right to meaningful information about, and in some cases to contest, purely automated decisions with legal or similarly significant effects, an early legal push towards XAI. The next one is NIST AI Risk Management Framework. यूएसए का है ये। सो एक वॉलेंटरी फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करता है एआई बनाने में, जो वैलिड, रिलायबल, सेफ, एक्सप्लेनेबल और फेयर हो। एंड द लास्ट वन इज इंडियाज अप्रोच। एनआईटीआई आयोग के रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स सेफ्टी, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी पे जोर देती है। और जैसे जैसे इंडिया अपना ब्रॉडर डिजिटल और एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क शेप कर रहा है, ठीक है। सो ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्किल्स हम सीख रहे हैं, लाइक लाइन, शेप, काउंटर फैक्चुअल्स, ये सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये कॉम्प्लायंस के लिए भी जरूरी होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो अब सब कुछ एक साथ कनेक्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल चीट शीट, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कब कौन सा टूल यूज करना चाहिए। यस, अगर आपको क्विक सैनिटी चेक चाहिए किसी भी मॉडल पे, टेक्स्ट या इमेज मॉडल्स, ओके, सो लाइन यूज करो। ठीक है, एंड अगर आपको रिगरस प्रोडक्शन ग्रेड एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो शैप यूज करो, स्पेशली ट्री एक्सप्लेनर, ट्री बेस्ड मॉडल्स के लिए। एंड अगर आपको एंड यूजर्स को एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप्स देने हैं तो काउंटर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस यूज करो, जैसे डाइस जो हमने अभी अभी यूज किया था, तो आपको पता ही होगा उसका यूज क्या है और वो हमने क्यों और कैसे यूज किया। एंड द लास्ट वन दैट इज, अगर आपको दिन की शुरुआत से ही बिल्ट इन ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि एक इंटरप्रेटेबल मॉडल चूज करना, जैसे रिग्रेशन या शैलो ट्री। ठीक है,
सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लाइक जब भी आप कोई रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, सो आपको डिसीजन लेने के लिए ये इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। चलिए देखते हैं ये सब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है। यस, तो ये हेल्थ केयर में यूज होता है, किस लिए? डायग्नोसिस और रिस्क प्रिडिक्शंस के लिए ये यूज होता है। इससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स को लाइक एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाता है, ताकि क्लिनिकल डिसीजंस ट्रस्ट के साथ डबल चेक हो सके। सेकंड इज फिनेंस में, यानी क्रेडिट स्कोरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन डिसीजंस को रेगुलेटर्स और कस्टमर्स को जस्टिफाई करना, जिन्हें लीगली एक रीजन चाहिए होता है। थर्ड वन इज हायरिंग एंड एचआर, सो प्रमोशन और हायरिंग रिकमेंडेशंस को फेयर, ऑडिटेबल और हिडन प्रॉक्सी बायस से फ्री बनाना। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन, दैट इज लीगल एंड जस्टिस। इसमें क्या होता है? जैसे बेल, सेंटेंसिंग और पेरोल डिसीजंस में यूज होने वाले रिस्क असेसमेंट टूल्स को ट्रांसपेरेंट बनाना। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एक्सएआई को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये रियल हाई स्टेक्स डिसीजंस में यूज हो रहा है। ओके, सो अब जब अ, कुछ सोर्सेस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो लाइब्रेरीज जो हमने इस कोर्स में यूज किए थे, जैसे शाइप हो गया, लाइम हो गया, डाइस एमएल, और और भी है जैसे कि एलईबी और इंटरप्रेट एमएल, जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रैक्टिस डेटा सेट्स के लिए यू कैन यूज यूसीआई अडल्ट इनकम, टाइटैनिक सर्वाइवल, जर्मन क्रेडिट और ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम विस्कॉन्सिन। ये सब फ्री और बिगनर फ्रेंडली डेटा सेट्स है। एंड और डीप में जाने के लिए यू कैन यूज क्रिस्टोफ मोलेनकर की बुक, यानी ये बुक का नाम है इंटरप्रेटेबल मशीन लर्निंग। ये बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन। प्लस आप ऑफिशियल शेप और लाइम डॉक्यूमेंटेशन, और हाँ, हमारे सेशंस के कोलैब नोटबुक्स भी आप लाइक यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, तो हम उसको एक प्रॉपर एक लास्ट में एक क्विक समरी देखेंगे। की टेकअवेज है। यस, तो पहला हमने देखा कि एक्सप्लेनेबिलिटी अब ऑप्शनल नहीं है, ये वो ब्रिज है जो एआई की पावर और ह्यूमन ट्रस्ट के बीच कनेक्ट करता है। सेकंड, थ्री टूल्स थ्री पर्पसेस: लाइम फॉर फास्ट लोकल अप्रोक्सीमेशन, शेफ फॉर रिगरस एंड theoretically ग्राउंडेड एंड लोकल एंड ग्लोबल दोनों के लिए, काउंटर फैक्चुअल्स एक्शनेबल ह्यूमन फ्रेंडली रिकोर्स के लिए। थर्ड, रिस्पॉन्सिबल एआई, दैट एक्सप्लेनेबिलिटी से भी बड़ा है ये एक्सप्लेनेबिलिटी प्लस फेयरनेस प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस प्रीवेसी प्लस सेफ्टी, सब साथ मिलके काम करना है। ठीक है, सबका साथ मिलके काम करना है यहाँ पे। और द लास्ट वन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लाइक लास्ट वन क्या है कि आपको ना हर मॉडल पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, लाइक why did you decide this and what changes if I disagree? ठीक है, ये हमेशा एक मॉडल को पूछना चाहिए, और अगर आपका मॉडल इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है तो आप सही रास्ते पे हो, आपका मॉडल करेक्ट है। ठीक है, सो यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। सो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेबल एआई का जर्नी एंड होता है। सो आई होप कि तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो, और इसके
प्रीवियस पार्ट्स भी अच्छे लगे हो, सो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट useful, then please like, share, and subscribe, and stay tuned for further sessions. And if you want a session on any of the topic, you can just comment it down, or you may reach out to us at biotechrebind@gmail.com. And if you have any queries, you can also put your queries in comment, as well as you can mail on this email. Okay. So thank you.